बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है, मरियम नवाज को मॉडल टाउन वाक़े में ख़वातीन के साथ सलूक पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस क्यों नहीं याद आया। मुझे लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उनसे वालिदा का बदला ले लिया। सिंध हुकूमत और नून लीग के बयानात में कोई जोड़ नहीं है। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो इन्होंने इदारों की तरफ तोपों का रुख मोड़ लिया। आपको बताएं कि शिबली फराज की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि मुझे लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इनसे वालिदा का बदला ले लिया। सिंध हुकूमत और नून लीग के बयानात में कोई जोड़ नहीं है। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो इन्होंने इदारों की तरफ तोपों का रुख मोड़ लिया। मरियम सफदर वो नहीं है जिनके बारे में और उनके वालिद के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनको झूठा करार दे चुकी है। जो कैलिबरी क्वीन का खिताब इन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से हासिल किया, क्या वो लोगों के जहन में महफूज नहीं? ये रोज आ जाते हैं इनके जो दरबारी हैं, 1 बजे एक आ जाता है झूठ बोलता है, दूसरा 2 बजे आ जाता है झूठ बोलता है, 3 बजे आता है झूठ बोलता है। मुझसे तो मेरा छोटा बेटा पूछता है कि बाबा आप इनको जवाब क्यों देते हैं, ये तो सारे झूठे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि ये झूठे हैं। ये तो इनके नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला। क्या मरियम नवाज या मरियम सफदर अवान एवन फील्ड्स की बेनिफिशियल ओनर नहीं है? क्या ये वही खातून नहीं है जिसने कहा था कि बाहर तो छोड़ें, हमारे इस मुल्क में भी असासे नहीं है? ये जितने भी आपके इन्होंने अपने दाएं बाएं बशमूल इनके लीडर के, नवाज शरीफ नैबज़दा कन्विक्टेड, शाहिद खाकान अब्बासी कन्विक्टेड, नैबज़दा, सनाउल्लाह नैबज़दा, एहसन इकबाल नैबज़दा, जितने भी इनकी ख्वाजा आसिफ नैबज़दा, ये सारे जितने भी आके जो झूठ और करप्शन के माहिर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम का पैसा लूटा है। कहने को तो ये वोट लेकर आए थे, बात तो ये जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने उसी वोट के तकद्दुस को पामाल। शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज को मॉडल टाउन वाक़े में ख़वातीन के साथ सलूक पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस क्यों नहीं याद आया। मुझे लगता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इनसे वालिदा का बदला ले लिया। सिंध हुकूमत और नून लीग के बयानात में कोई जोड़ नहीं है। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात हुई तो इन्होंने इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की गई। भाई का साथ देने पर शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया। मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज्यादा यहाँ मौजूद हैं। मुखालफिन के घबराने से जाहिर हो गया मियाँ साहब मुखालफिन के सिरों पर सवार हैं। जितने केस बनाने हैं बना लें। देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? और जब 1 मिनट प्लीज, मैं बात कर रही हूँ। और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई।
نہ وہ ان بچوں کے ساتھ ہے، نہ وہ غریب کے جو چولہے بجھ گئے ہیں وہاں ہے. اور دوائیاں آپ دیکھو، ہر گھر میں ڈائبٹیز کا مریض ہے، ہر گھر میں شوگر کا مریض ہے. انسولین کتنی مہنگی ہو گئی ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی، لوگوں کا مرنا بھی مشکل ہو گیا. روٹی 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے، آٹا چینی اتنی مہنگی ہو گئی. اس گورنمنٹ کا کوئی، چلو جعلی صحیح، نالائق صحیح، لیکن کوئی دل میں درد ہوتا ہے، کوئی احساس ہوتا ہے عوام کا. آپ جواب دو ان لوگوں کو. اتنی کرمنل ایپتھی اچھی بات نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، اور 2 سال میں ان کا جو حال ہو گیا ہے. مریم نواز کہتی ہیں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاوارث ہے. بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کی گئی، بھائی کا ساتھ دینے پر شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا. میاں صاحب یہاں نہ ہو کر بھی سب سے زیادہ یہاں موجود ہیں. مخالفین کے گھبرانے سے ظاہر ہو گیا. میاں صاحب مخالفین کے سروں پر سوار ہیں، جتنے کیس بنانے ہیں بنا لیں. بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا وائرس سے مزید 13 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,715 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,26,216 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 736 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا وائرس سے مزید 13 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,715 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,26,216 ہو گئی. NCOC کے مطابق پنجاب میں 1,02,253، سندھ میں 1,42,917، خیبر پختونخوا میں 38,886، بلوچستان میں 15,767، گلگت بلتستان میں 4,127، اسلام آباد میں 18,578، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,688 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں اب تک 42,04,320 افراد کے کرونا کے شعبے میں ٹیسٹ لیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,050 نئے ٹیسٹ کیے گئے. ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ KP کے عمائدین کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے ذاتی مقصد کے لیے آپ پاکستان کے بربادی پہ آپ لوگوں نے یہ چیز شروع کر کے یہ تماشا ہے جو افراتفری آپ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن یہ عمران خان کا لوگوں سے وعدہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، چاہے ہماری حکومت چلی جائے، لیکن خدا کی قسم ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی بھی صورت آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. یہ پہلے انتظار کرتے رہے کہ جس حالات میں انہوں نے ملک کو چھوڑا ہے سب آپ کے سامنے ہے، خزانہ خالی، اوپر سے پنجاب کے وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اگر کرونا کیسز بڑھتے رہے تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ سردیوں میں لوگوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس لیے کرونا بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں، اور اگر کرونا کیسز بڑھتے رہے تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کیسز کا بڑھنا پریشانی کی بات ہے، اور اس وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے. دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے، لہٰذا غریب ممالک مکمل لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو بتائیں کہ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ غریب ممالک کرونا وائرس کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور مکمل لاک ڈاؤن برداشت نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کیسز کا بڑھنا پریشانی کی بات ہے، اور اس وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، دہاڑی دار طبقہ متاثر ہوتا ہے، لہٰذا غریب ممالک مکمل لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے.
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के 3 केसेस सामने आ गए हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटेलाइट टाउन के 3 असाजा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से कोरोना केसेस सामने आने पर कॉलेज को आइंदा 1 हफ्ते के लिए फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। कॉलेज 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जारी करदा अहकामात के तहत कॉलेज के असातिज़ा और तलबा के 104 कोरोना के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कॉलेज में कोरोना के केस आने के बाद उसे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से कोरोना केसेस सामने आने पर कॉलेज को आइंदा 1 हफ्ते के लिए फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। कॉलेज 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रहेगा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जारी करदा अहकामात के तहत कॉलेज के असातिज़ा और तलबा के 104 कोरोना के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 4,19,94,434 अफराद मुतासिर और 11,42,744 हलाक हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,11,87,227 हो गई है और 96,64,463 एक्टिव केसेस हैं। अमरीका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। अमरीका में अमवात की तादाद 2,28,381 तक पहुंच गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 86,61,651 तक पहुंच चुकी है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,17,000 से जायद हो गई, जबकि 77,61,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,55,000 से जायद हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 53,32,000 से जायद है। रूस में 14,63,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 25,200 से तजावुज कर गई। खबरें और भी हैं शामिल
आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मरकज़ी सदर मोहम्मद नासिर इकबाल का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से कुछ नहीं किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अली तारिक से। जी अली, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। कल जो है अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे और फ़लस्तीन का और कश्मीर का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। और अक़वाम मुत्तहिदा पर एक ये सवालिया निशान है कि कश्मीर पे जहाँ पर लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, वो भी मसाइल हल नहीं हुए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम के लोग हैं उन्होंने एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकसद है इस एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पिछले कई बरसों से इस ख़ास एजेंडे पर जो कश्मीर और फ़लस्तीन का है मुसलसल एहतजाजी मुज़ाहरे कर रही है। हमने अमेरिकन कौंसलेट के बाहर भी मुज़ाहरे किए, हमने आलमी ज़मीर का तबूत वहाँ लेके आए, हमने याददाश्त पेश की अमेरिकन कौंसलेट को। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहना चाहूँगा कि तमाम तर मुक़्तदर कुव्वतों के बावजूद जो इजलास हो रहे हैं सलामती कौंसिल के, लेकिन कश्मीर में आज भी कर्फ्यू बरकरार है और जितना रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ से जनाजे उठ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो कश्मीरियों के नहीं बल्कि आलमी ज़मीर के जनाजे उठ रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि इसमें आप क्या समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो क्या सही सफ़ीर बने हुए हैं इस वक्त कश्मीर के? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कश्मीर का जो इशू है वो पूरी तरह हाईलाइट किया है, उस पर बड़ी मुदल्लल उन्होंने तकरीर की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी आपको सिफारती महाज पर बहुत सारे इक़दाम करने चाहिए। आप जो इस्लामी उम्मा है, आप उनका दरवाज़ा खटखटाएँ, एक ब्लॉक बनाएँ पूरी ताकत के साथ। ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आलम इस्लाम का मसला है। जी, हमारे साथ यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, क्या मकसद है इस एहतजाज का, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, वर्ल्ड नोज 75 एनिवर्सरी ऑफ द यूएन इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड टुनाइट। आफ्टर द 75 ईयर्स ना मसला कश्मीर हल हुआ है, ना मसला फ़लस्तीन हल हुआ। अगर ये मसाइल जूं के तू रहने हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस? वी वांटेड टू जस्ट सीक द इंटेंशंस ऑफ द यूएन लीडर्स, मुस्लिम वर्ल्ड लीडर्स के जागो, उठो और देखो। 75 साल के बावजूद आपकी कारकर्दगी ये है कि आज भी कश्मीरी पाबंदे सलासल में कैद है। 75 साल मुकम्मल हो गए हैं यूनाइटेड नेशन को, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है कश्मीर का और फ़लस्तीन का वो अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि अब ये जो मसले हैं हल हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे जुल्म की इंतहा हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं FATF के हवाले से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने से मुताल्लिक हतमी फैसला आज मुतवक्की है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे FATF के 3 रोज़ा इजलास का आगाज़ 21 अक्टूबर से हुआ था और आज इसका आखिरी रोज़ है। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं, आज इसका फैसला किया जाएगा। कोरोना वबा के बायस FATF का इजलास इंटरनेट के जरिए होगा। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर मारूफ कव्वाल शेर मियां दाद और उनके बेटे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कव्वाल शेर मियां दाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने वारदात कर डाली। शेर मियां दाद ने मज़ामत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मोबाइल फ़ोन और 2 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। RPO रिफत इकबाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO सुहेल अहमद से रिपोर्ट तलब कर ली है और जल्द डाकुओं की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। आपको बताइए कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, जहां पर मशहूर कव्वाल को फायर करके जख्मी किया गया है। कव्वाल शेर मियां दाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने वारदात कर डाली।
शेर मियादाद ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शजरुद्दीन। शजरुद्दीन, इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल असद, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। गुज़श्ता रात जो है शेर मियादाद जो थे फैसलाबाद चक 4 में परफॉर्मेंस के बाद 3 बजे के करीब वापसी के लिए निकले तो उसी गांव में चक 4 के 3 गलियां छोड़ के उसी गांव में 2 नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी के सामने और उन्होंने उन पर शदीद फायरिंग कर दी। क्योंकि शेर मियादाद ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे हुए थे और जो नामालूम अफराद की गोली थी तो वो उनके दिल के करीब से छूकर निकली और उनको शदीद जख्मी कर दिया, जिसमें उनकी पसली जो है डॉक्टर के मुताबिक वो डैमेज होगी बुरी तरह और उनको फौरी तौर पर मकामी अस्पताल जाया गया जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। अब डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत जो है वो बिल्कुल बेहतर है और उन्हें फैसलाबाद से लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनका इस वक्त जो है सीटी स्कैन जो दोबारा किया जा रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो चंद रोज तक डॉक्टर हॉस्पिटल में रहेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनका जो बेटा है वो भी जख्मी हुआ है और उसके हाथ पे भी गोली लगी है, जबकि जो ड्राइवर है वो महफूज रहा है और जो दूसरे उनके हमनवा थे क्वाली के लिए गए हुए वो भी महफूज रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर अस्पताल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और वो महफूज हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। ट्रंप और जो बाइडन का आखिरी सदारती मुबासा कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जामात। जो बाइडन ने कहा कि रूस, चीन और ईरान अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। आखिरी सदारती मुबासा रियासत टेनेसी के शहर नेशविल में हुआ, जिसमें कोरोना वबा, कौमी सलामती, अमरीकी खानदानों, नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीली और कायदाना सलाहियतों के मौज़ूआत पर बात हुई। सदारती मुबासे में मोदी को भी आईना दिखाया गया। पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब दिखाने वाले खुद रुस्वा हो गए। पाकिस्तान की जानिब से भारत का असल चेहरा दिखाने के असरात सामने आ गए। ट्रंप ने भारत को गलीज़, गंदा और बेहुदा करार दे दिया। मुबासे के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। हम वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि चीन से आए वायरस का मुकाबला किया जा रहा है। जो बाइडन ने कहा कि लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। ट्रंप ने कोरोना वबा पर पैसे नहीं लगाए। बाइडन ने ट्रंप पर रूस से पैसे लेने का इल्जाम भी आयद किया। सदर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने रूस से कोई पैसा नहीं लिया। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में इदारा जाती नस्ल परस्ती है, जबकि सदर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं समझते कि अमेरिकी पुलिस में नस्ल परस्ती एक मसला है। जो बाइडन के फैमिली के कारोबार पर दोनों फरीकों में तल्ख कलामी भी हुई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध के जजीरों के इंतजाम वफाक के हवाले करने के हवाले से दरखास्त में अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। खालिद जावेद खान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि जब तक तनाज़ा हल नहीं हो जाता कोई तरक्याती काम शुरू नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम वफाक के हवाले करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि जज़ायर का तनाज़ा हल होने तक कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। माहीगीरों को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई शक नहीं है कि जज़ायर सिंध की अवाम की मिल्कियत है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने कहा कि ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं है, तरमीम भी हो सकती है। वफाक सूबे की मुशावरत से ही तरक्याती काम शुरू करेगा। सूबे के मफादात अजीज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग देखे जा सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की होटल से गिरफ्तारी के मौके पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 गाड़ियां दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास में एक शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा।
6:48 पर एहलकार कमरे में दाखिल हुए। पुलिस एहलकारों के हमरा सादा लिबास में भी लोग देखे जा सकते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट और लॉबी में सादा लिबास में एक शख्स कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो बनाता रहा। नैब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस दायर होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना कौमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि नैब का ताल्लुक किसी जमात या गिरोह से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि पूरी कौम जानती है सिंध पुलिस अहकामात कहाँ से लेती है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कैप्टन सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी की समझ नहीं आती। सिंध पुलिस ने अपने ट्वीट में गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया। मोहम्मद जुबैर एक पैटर्न झूठा साबित हो चुका है। कुछ दिन पहले कराची में मज़ार कायद के ऊपर एक हुल्लड़बाजी हुई, एक अजीबो गरीब किस्म का वहाँ नारेबाजी हुई, माहौल बनाया गया। ये मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जिसके अंदर कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं है। ये चीज़ें फैक्ट्स टाइम लाइन के साथ बिल्कुल ऐसे आई हैं। पहली चीज़ सबसे ये है कि एक हुल्लड़बाजी हुई। हुल्लड़बाजी के बाद कराची के कुछ लोगों ने, जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी थे, उन्होंने FIR के अंदराज के लिए एक दरख्वास्त दी थाना में। उस दरख्वास्त में देने के बाद जो प्रोसेस होता है कि थाना दरख्वास्त वसूल कर लेता है, उसको रपट की सूरत में दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद पुलिस के आला हुकाम उसके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, लीगल ओपिनियन भी ली जाती है और फिर ही FIR दी जाती है। पहले FIR जो टोटल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार इसमें रहा या जितना भी उसके अंदर उनका रोल था, वो इस हद तक था कि हमने जाके बिल्कुल बबांगे दोहल दरख्वास्त दी। उसके अंदर वो कवानीन जिनको पामाल किया गया उनको हाईलाइट किया गया और रिटन एप्लीकेशन दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद हर किसी का किरदार और रोल ख़त्म हो जाता है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध 18वीं तरमीम के बाद जो हर तरह से खुद मुख्तार है इन तमाम मामलों में, स्पेशली क्रिमिनल लॉ के अंदर, उसका किरदार शुरू हो जाता है। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कराची के मामले में मुलव्विस दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बहुत से शकूक व शुबहात पैदा करती है। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चारदीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा विफाक सूबे पर हमला आवर हुआ, मामला संगीन है, आइन तोड़ा गया, जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म की है। वो सूबे पर हमला आवर हुआ, ये एक हकीकत है। और बदनसीबी की बात यह है कि इस सारे वाक़े की FIR भी IG साहब दर्ज कराने से कासिर हैं, क्योंकि ये किस तरह एक 22 ग्रेड का अफसर कहे जिसकी सूबे की पुलिस उसके मातहत हो, वो किस तरह ये कह सकता है कि मुझे अगवा कर लिया गया। अगर वो अगवा कर लिया जाता है तो फिर उस सूबे में, उस मुल्क में कौन महफूज है, वो तफ्तीश होना जरूरी है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, क्यों पामाल किया। और आप जब इस सारे वाक़े को देखते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पहलू नजर आता है कि वफाकी इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया, उनसे FIR दर्ज करवाई। इसलिए दर्ज करवाई कि सुबह के 7 बजे जाके मरियम नवाज के होटल का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके वो अमल कर सके। इन इदारों के अफसरान अपनी कमांड्स लेते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से। ये इस सारे मामले की हकीकत है और ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। हमें तवक्को ये थी
کہ ہماری عدالتیں جو صبح موٹر نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، بہت سی مثالیں موجود ہیں، خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے، بڑی عدالتوں نے افسران کے تبادلے کا، آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے ایسا ہیلتھ سسٹم چھوڑا کہ پیٹ بھی خراب ہو تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ مزار قائد پر جو ہوا اس پر دلی دکھ ہوا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد سعید کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں اب دہشت گردی نہیں بلکہ سیاحت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج عالمی ادارے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں نہیں گیا۔ ان لوگوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا۔ اصل ایشو کیا تھا کہ جو معیشت یہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا، اور آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا۔ یہ معاشی بحران، معاشی ایمرجنسی کا سوچے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاشی بحران سے نکل کے استحکام ملا۔ پھر کرونا کی وبائی آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، پوری دنیا میں جہاں پہ مضبوط ہیلتھ سسٹم تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، مضبوط اکانومیز تھی، وہ کرونا کے سامنے، عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے یورپ کے اندر دیکھا، آپ نے یو کے دیکھا، پھر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں کہ انڈیا کا جو حشر ہوا۔ لیکن جو پاکستان کے ہسپتال، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اور پاکستان کی اکانومی، کیا وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتی اگر دنیا کے اندر جو حالات ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا روزانہ سیاست کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سیاست کرے تو اس سے تو پاکستان نکل ہی نہیں سکتا۔ اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ سسٹم ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ 40 سال حکومتوں کے بعد پیٹ بھی خراب ہو جائے تو باہر۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ٹیکس بیس میں اضافہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ایف بی آر کو جدید خطوط پر استوار کرنا حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ایف بی آر اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ایف بی آر اور ٹیکس کے نظام میں ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے تاکہ اس نظام کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیراعظم سے پاکستان کے معروف برآمد کنندگان نے ملاقات کی۔ وفد نے برآمدات میں اضافے کے حوالے سے حکومتی پالیسی اور اقدامات پر وزیراعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے بتایا کہ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوا، جس کے نتیجے میں معاشی عمل میں تیزی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں ایس او پیز کو نظر انداز کرنے سے کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شرح اموات بھی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ حکومت کے مؤثر اور بروقت اقدامات سے کورونا کا پھیلاؤ کم رہا۔ اکتوبر کے مہینے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تعلیمی اداروں، بزنس ہاؤسز، شاپنگ مالز اور عوامی مقامات پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بے احتیاطی سے مرض میں مزید اضافے کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے